हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 79 सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। क्वेश्चन 1 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम इज यूज्ड टू प्रिपेयर प्रेस्क्रिप्शंस फॉर डॉक्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म? ए ई प्रेस्क्राइबिंग सॉफ्टवेयर, बी मेडिकल प्रैक्टिस मैनेजमेंट सिस्टम, सी मास्टर पेशेंट इंडेक्स, डी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ई प्रेस्क्राइबिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डॉक्टर्स के लिए प्रेस्क्रिप्शन इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार करता है और सीधे ये फार्मेसी को भेजता है, जिससे कि मरीज सीधा फार्मेसी में जाकर के अपना मेडिसिन ले सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ई प्रेस्क्राइबिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फीटल ब्लड सर्कुलेशन में किस ब्लड वेसल में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन उच्चतम होती है? ए अम्बिलिकल वेन, बी पल्मोनरी आर्टरी, सी डक्टस वेनोसस, डी डक्टस आर्टेरियोसस। फीटल सर्कुलेशन में जिस ब्लड वेसल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है वो क्या होती है? वो होती है ऑप्शन ए अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन एक ऐसी ब्लड वेसल होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स को प्लेसेंटा से फीटस तक लेकर जाती है। अम्बिलिकल वेन अम्बिलिकल कॉर्ड का पार्ट होती है, जिसमें अम्बिलिकल आर्टरी भी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा तक पहुंचाती है। अम्बिलिकल कॉर्ड अंदर ब्लड फ्लो में किसी प्रकार के इंपेयरमेंट होने से कैटास्ट्रोफिक इवेंट होता है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के थ्रू ये अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी होती है और बच्चे को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करती है। इसमें होता क्या है कि जब प्लेसेंटा से जो ब्लड वेसल बच्चे को, ये फीटस को ब्लड लेकर के आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है और जो लेकर के वापस जाती है इसको कहते हैं अम्बिलिकल आर्टरीज। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि किस प्रकार से प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी जुड़ी हुई है। जब इनके आपस में फ्लो में कुछ इंपेयरमेंट होता है तो बच्चे के लिए क्या हो जाता है? एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट होती है और बच्चा को जीवन घातक समस्याएं हो सकती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से अम्बिलिकल एक ये जिस प्रकार से ऊपर से जो जेली होती है, जेली में 3 पार्ट्स होते हैं। तो ये प्लेसेंटा में किस प्रकार से है, ये यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ गया, यहाँ पर ये अम्बिलिकल आर्टरीज हो गई और ये अम्बिलिकल आर्टरीज हो गई और यहाँ पे क्या है? अम्बिलिकल वेन हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द नर्स रिसीव्स हैंड ऑफ शिफ्ट कम्युनिकेशन फॉर न्यूली असाइंड क्लाइंट्स। विच क्लाइंट शुड द नर्स सी फर्स्ट? नर्स को नए नियुक्त ग्राहकों के लिए हैंड ऑफ शिफ्ट संचार प्राप्त होता है। नर्स को सबसे पहले किस पेशेंट को देखना चाहिए? ए अ क्लाइंट विद एन एक्सर्वेशन ऑफ chronic obstructive pulmonary disease COPD who after nebulizer treatment reports mild dyspnea. B a client with history of congestive heart failure CHF who reports dyspnea and is coughing up pink frothy sputum. C a client diagnosed with lung cancer who has a left pleural effusion and diminished breath sounds. D a client diagnosed with type 2 diabetes mellitus and venous insufficiency with new onset status dermatitis and pruritus. तो जब एक नर्स की शिफ्ट चेंज हो रही है तो ये नए मरीज हैं, तो इनमें से किस मरीज को नर्स को सबसे पहले देखना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा इसमें से, अ क्लाइंट विद हिस्ट्री ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। एक ऐसे क्लाइंट को सबसे पहले देखना चाहिए जिसकी हिस्ट्री किस प्रकार की हो, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर की हो और जिसको डिस्पनिया की प्रॉब्लम हो रही हो और जिसका पिंक फ्रॉथी स्पुटम निकल रहा हो खांसने से। इस पेशेंट को सबसे पहले देखना चाहिए। इसमें से जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हम लोग देखेंगे।
Client with history of congestive heart failure (CHF) who reports dyspnea and is cupping a pink frothy sputum. कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर की हिस्ट्री वाला मरीज जो सांस की तकलीफ की रिपोर्ट करता है और उसे खांसी के साथ गुलाबी झागदार बलगम आ रहा है, तो इस प्रकार के मरीज को सबसे पहले देखना चाहिए, क्योंकि यह इंडिकेट करता है कि इस पेशेंट को CHF, पल्मोनरी एडिमा की संभावित लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो रही है। इसलिए ऐसे मरीज को पहले ट्रीटमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सफलिंग गेट पाया जाता है आर्थराइटिस में, पार्किंसन में, मल्टीपल माइलोमा में, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में। सफलिंग गेट मीन्स होता है घिसटती हुई चाल, और ये पाया जाता है पार्किंसन बीमारी में। तो सफलिंग गेट एक प्रकार की असामान्य चाल होती है जिसमें पैरों को जमीन से पूरी तरह उठाए बिना चलना शामिल होता है। इस चाल में कदम की लंबाई सामान्य से कम होती है। इसका प्रमुख कारण पार्किंसन बीमारी है। यहाँ पर देख सकते हैं एक पेशेंट है जिसको इस प्रकार से सफलिंग गेट की प्रॉब्लम है। तो इसमें जो कदम होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं और अच्छी तरह से व्यक्ति इस कदमों को उठा नहीं पाता है, और ये घिसटती हुई चाल इसको सफलिंग गेट को कहा जाता है। कारण होता है इसका पार्किंसन बीमारी। लेकिन और भी कुछ कारण हो सकते हैं जिसमें सफलिंग गेट हो सकता है, जैसे हाइड्रोसेफेलस। तो हाइड्रोसेफेलस होता है जब ब्रेन में फ्लूइड की मात्रा अधिक हो जाए तो उसको हाइड्रोसेफेलस बोला जाता है। वेस्कुलर डिजीज भी एक सफलिंग गेट का कारण है। वेस्कुलर डिजीज मतलब जो भी ब्लड में ब्रेन सप्लाई हो रही, जब उसमें कुछ बाधा पहुंचे, कुछ इंपेयरमेंट हो, तो उसको वेस्कुलर डिजीज कहते हैं। तीसरा होता है अल्जाइमर्स डिजीज। ये भी सफलिंग गेट का कारण बनती है। तो अल्जाइमर डिजीज क्या होती है? अल्जाइमर डिजीज होती है एक प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें कि स्मृति, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि सफलिंग गेट के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पार्किंसन जो इसका मेन कारण है वो है। इसके अलावा हाइड्रोसेफेलस, वेस्कुलर डिजीज, अल्जाइमर डिजीज भी सफलिंग गेट का कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जिस भी स्टूडेंट को इस PDF चाहिए हो तो वह इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है 9450783554, या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है जिसका लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मेलेना इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। मेलेना निम्नलिखित में से किसका संकेत करता है? A हेड ट्रॉमा, B लोअर वॉल, C एवर्सन, D अपर वॉल में चोट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अपर GI ट्रैक्ट में चोट लगना ये मेलेनास को इंडिकेट करता है। अब इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो भी देखेंगे। मेलेना काला मल जिसमें दुर्गंध आती है आमतौर पर अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जैसे पेट, छोटी आंत या कोलन के राइट साइड में ब्लीडिंग का संकेत देता है। यह प्रमुख गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज का मोस्ट कॉमन सिम्टम है। मेलेना ऊपरी GI ट्रैक्ट संबंधी मार्ग से रक्तस्राव के कारण हो सकता है, लेकिन यह छोटी आंत या दाहिने बृहदान्त्र से हेमरेज के कारण भी हो सकता है। तो मेलेना का जो प्रमुख कारण क्या होता है? अपर GI ट्रैक्ट। इसके अलावा छोटी आंत है और राइट कोलन है, इससे भी ये ब्लीडिंग मेलेना का कारण बन सकती है। तो मेलेना में करीब करीब 100 से 200 ml ब्लड आ जाता है GI ट्रैक्ट में, वो मेलेना का कारण बनता है। और ब्लीडिंग बंद होने के कुछ दिनों बाद तक भी जो ब्लड है वो स्टूल है ये ब्लैक रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, a nurse is caring for a patient who has had hip replacement. Which of the following findings is most important? नर्स एक ऐसे मरीज की देखभाल कर रही है जिसका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी फाइंडिंग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? A, कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेन आफ्टर फिजिकल थेरेपी के पश्चात दर्द की शिकायत। B, कंप्लेंट्स ऑफ पेन ड्यूरिंग रिपोजिशनिंग के दौरान दर्द की शिकायत। C, अ टेम्परेचर ऑफ 101.4 डिग्री फ़ारेनहाइट
101.4 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान। डी, स्लाइट ब्लडी डिस्चार्ज ऑन सर्जिकल ड्रेसिंग, सर्जिकल ड्रेसिंग पर थोड़ा रक्त डिस्चार्ज। तो नर्स को जिस भी पेशेंट का हिप रिप्लेसमेंट हुआ है उसकी जो केयर करते समय इसमें से एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, उस पर गौर करना चाहिए, ये है ऑप्शन सी। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस व्यक्ति का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मीन्स इसको फीवर की शिकायत हो रही है, और फीवर मीन्स इसका जो हिप रिप्लेसमेंट हुआ है इसमें क्या हो रहा है, इन्फेक्शन की संभावना है। हिप रिप्लेसमेंट में इन्फेक्शन के रिस्क को कम करने के लिए घाव को पूरी तरह से ठीक होने तक नहाना तैरना बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार से ये यहाँ पर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following is the immediate treatment given to a patient suffering from excessive bleeding due to an open fracture? निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन फ्रैक्चर से हो रहे अत्यधिक रक्तस्राव के मरीज को तुरंत दिए जाने वाला उपचार है? ए, रक्तस्राव के नियंत्रण हेतु प्रेशर ड्रेसिंग। बी, शॉक के लिए उपचार। सी, अस्थियों को सामान्य स्थिति में लाना। डी, स्थिरीकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले क्या करना चाहिए, ब्लीडिंग को रोकना चाहिए। इसलिए इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन ए, रक्तस्राव के नियंत्रण हेतु प्रेशर ड्रेसिंग। अप्लाई प्रेशर टू द वुंड विद अ क्लीन बैंडेज, क्लीन क्लॉथ और पीस ऑफ क्लॉथ, प्रिवेंट द इंजर्ड एरिया फ्रॉम मूविंग। Do not try to realign the bone or push the dislocated bone back. Next question. Question number 8. Through a light flexible tube, direct visualization of the gastrointestinal system is called. एक प्रकाशित लचीली ट्यूब के माध्यम से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रणाली का प्रत्यक्ष दृश्य कहलाता है एंडोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंडोस्कोपी कहलाता है ट्यूब के माध्यम से जीआई ट्रैक्ट को देखना। एंडोस्कोपी एक लचीली ट्यूब का उपयोग करके शरीर के अंदर देखने का एक तरीका है जिसके अंत में एक छोटा कैमरा और प्रकाश होता है। इस उपकरण को एंडोस्कोप कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से एंडोस्कोप की सहायता से व्यक्ति के जो जीआई ट्रैक्ट है उसको यहाँ पर स्क्रीन पर देखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्फोमा इज अ डिजीज, ऑप्शन 1 ऑफ ब्लड वेसल्स, बी ऑफ लीवर, सी ऑफ हार्ट, डी ऑफ द इम्यून सिस्टम। लिम्फोमा किसकी बीमारी है? तो लिम्फोमा जो बीमारी है ये इम्यून सिस्टम की बीमारी होती है, रोग प्रतिरोधक तंत्र की बीमारी होती है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब ये लिम्फोमा क्या होता है यहाँ पर देखेंगे। लिम्फोमा इज ए ब्लड कैंसर दैट अफेक्ट्स द लिम्फेटिक सिस्टम एंड व्हाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट। तो लिम्फोमा एक प्रकार का ब्लड कैंसर है जो किसको इफेक्ट करता है, लिम्फेटिक सिस्टम को इफेक्ट करता है और व्हाइट ब्लड सेल्स को इफेक्ट करता है। It is a group of malignancies that can develop from different types of lymphocytes such as B cells, T cells and natural killer cells. तो ये हम जानते हैं कि लिम्फोसाइट्स कई प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं मेनली, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अब ये अलग अलग इनको इफेक्ट भी करता है। तो लिम्फोमा होता है ये ब्लड कैंसर होता है ये, लेकिन ये इफेक्ट किसको करता है, लिम्फेटिक सिस्टम में होने वाला कैंसर लिम्फोमा कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, जो लिम्फ नोड्स होती हैं इसमें सूजन आ जाती है और ये ज्यादा प्रोडक्शन होने लगता है लिम्फ नोड्स का, तो ये अंततः कारण बनता है लिम्फोमा का। तो लिम्फोमा मेनली 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है हॉकिंस लिम्फोमा और दूसरा होता है नॉन हॉकिंस लिम्फोमा। तो इसमें ये 2 मेन टाइप्स होते हैं आपके लिम्फोमा के 2 मुख्य प्रकार हैं यहाँ पे जो बताए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब। द फॉलोइंग पोजीशंस आर गिवन टू रिड्यूस डिस्पनिया इन ए पेशेंट। एक मरीज में सांस की समस्या हो रही है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो उसको किस प्रकार की पोजीशन देनी चाहिए? ए ट्रेंडेलेनबर्ग्स, बी सुपाइन, सी फॉलर्स, डी प्रोन।
तो करेक्ट आंसर होगा, जब भी सांस की व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है तो उसको पोलर पोजीशन में रखना चाहिए, ये इस प्रकार से होता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से एक पेशेंट ये पोलर पोजीशन में लेटा हुआ है, तो नीचे से बिस्तर से इसको 60 डिग्री एंगल ऊपर उठा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया कंपोनेंट टू बी ट्रांसफ्यूज्ड टू ए हीमोफिलिक पेशेंट इज। हीमोफीलिया के मरीज को चढ़ाया जाने वाला रक्त घटक है ए प्लाज्मा, बी पैक्ड सेल्स, सी क्रायोप्रेसिपिटेट, डी प्लेटलेट्स। तो हीमोफीलिया के मरीज को जो ब्लड कंपोनेंट चढ़ाया जाता है ये होता है ऑप्शन सी क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट एंटी हीमोलिटिक फैक्टर है, जिसे क्रायो भी कहा जाता है, जो एक प्लाज्मा का ही पार्ट होता है। क्रायो में क्लॉटिंग फैक्टर भरपूर मात्रा में होते हैं। तो कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं? फाइब्रिनोजन हो गया, फैक्टर 8, फैक्टर 9 और वॉन विलिब्रॉन फैक्टर हो गया। ये अधिक मात्रा में क्रायो में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? रक्त का थक्का जमाने वाले फैक्टर होते हैं। इस प्रकार से हीमोफीलिया में ये क्रायो चढ़ाने से लाभ मिलता है। धन्यवाद।